वेलकम दोस्तों, सीजीपीएससी ई ज्ञान के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो रसायन को बहुत ही कठिन समझते हैं। केमिस्ट्री उनके लिए बहुत ही कठिन सब्जेक्ट रहता है। आज मैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूं और इस सब्जेक्ट के अंदर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। एक सिलेबस होता है मेंस का। मेंस के सिलेबस के साथ साथ प्री का सिलेबस भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग वे में जितना भी हो सके मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को केमिस्ट्री के हर पहलू को अच्छे से समझाने की। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स यह कहते हैं कि केमिस्ट्री एक कठिन सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कठिन लगता है। केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनको कठिनाइयां होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग अगर आप उनके मार्क्स देखेंगे तो फिजिक्स के मार्क्स एज कंपेरिजन टू केमिस्ट्री कम ही होते हैं। आप लोगों ने खुद ये चीज फील किया होगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट और फिजिक्स सब्जेक्ट में दोस्तों एक बेसिक सा अंतर यह है कि हमारा जो इंसानी दिमाग है, पढ़ते समय वह उन चीजों को अच्छे से समझता है जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड रहते हैं। हमारे दैनिक जीवन से रिलेट करते हुए जब किसी भी चीज को पढ़ा जाता है तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से हम लोगों को समझ में आती हैं। फिजिक्स में जैसे बहुत सारे नियम हैं। तो जैसे एक न्यूटन का ऐसे नियम होता है, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो उसी चाल से उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर एक पाया बल न लगाया जाए। ये एक जड़त्व का नियम है जो कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक एग्जांपल है तो हम इस जड़त्व के नियम को एक गेंद के द्वारा रिलेट कर लेते हैं। एक गेंद को इमेजिन कर लेते हैं और उसको अच्छे से समझ जाते हैं। इसलिए फिजिक्स हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है। इसलिए इसको बोलते हैं भौतिकी, क्योंकि यह हमारे भौतिक जीवन से रिलेटेड है। यह हमारे भौतिक जीवन में छिपे हुए कारणों को बताता है। इसलिए बहुत आसानी से हम लोग को समझ में आ जाता है। लेकिन केमिस्ट्री या रसायन का ये सब्जेक्ट है, वह हमारे दैनिक जीवन में रिलेटेड होते हुए भी हम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि दोस्तों, हम इस सब्जेक्ट को हमारे दैनिक जीवन से रिलेट नहीं कर पाते। और करें भी तो कैसे? यह हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड तो है, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि हाँ, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे लोहे में जंग लगना आपको अच्छे से पता है। लोहे में जंग लगता है, या दूध का दही बनना, दूध दही का खट्टा हो जाना, ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं दोस्तों, वो हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। लेकिन क्या हम लोग को पता है कि दूध दही कैसे बनता है? लोहे में जंग क्यों लगती है? इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो हमारे दैनिक जीवन से हटकर हमको उसके अंदर, लोहे के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा। उसके गुण और अवस्था के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उसके प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा लोहे की, तभी जाके हम लोहे में जंग लगा को समझ पाते हैं। तो एक जो नॉर्मल व्यक्ति है वह इस प्रॉपर्टी को कैसे समझे? क्योंकि उसको जानने के लिए उसको आवर्त सारणी जाननी पड़ेगी, बहुत सारी जानकारियां एकत्र करनी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों, हमारे पास जब पर्याप्त जानकारियां नहीं होती हैं तो इन अपर्याप्त जानकारियों के कारण ही हम लोग को केमिस्ट्री के सब्जेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट महसूस होता है। और फिजिक्स क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं, इसलिए हम लोग को आसान महसूस होता है। कोई बात नहीं, केमिस्ट्री एक न्यू वे से, एक अच्छे तरीके से जितना भी हो सके मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारियां अच्छे से समझ आ जाएगी। ये एक इंट्रोडक्शन की क्लास है दोस्तों।
ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है उसी चीज को देखेंगे, सब चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ेंगे तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। लेकिन मैं जो चीज पढ़ाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ें, सफिशिएंट है आपके लिए इतना पढ़ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं केमिस्ट्री का आज का एक अलग सा एक टॉपिक लेते हैं, और इस टॉपिक के बिना केमिस्ट्री को आगे पढ़ना बहुत ही कठिन हो जाता है, इसलिए बेसिक से शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं दोस्तों रसायन में अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? दोस्तों आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। परिवर्तन यानी कि बदलाव, हमारे दैनिक जीवन में कई सारे बदलाव होते रहते हैं, आप लोगों ने खुद देखा होगा। इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि लोहे में जंग लग जाता है, बहुत समय तक आप लोहे को छोड़ देंगे अपने यथा स्थिति में तो उसमें पानी गिरेगा, उस पर ऑक्सीजन आएगा, तो इससे लोहे में जंग लगता है, दूध दही बन जाता है। ये जो है एक परिवर्तन कहलाता है, एक बदलाव होता है, और यही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति में होते रहते हैं, कभी पानी बरसता है, कभी धूप खिल जाता है, और कभी कभी यानी कि परिवर्तन के बिना प्रकृति और प्रकृति के बिना परिवर्तन यह संभव नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों इन्हीं परिवर्तनों को, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं हमारे इस संसार में, तो इन्हीं परिवर्तनों को हमें दो भागों में बांटना पड़ता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। हम इस हिसाब से देखेंगे ना कि परिवर्तन ये एक बीज की कड़ी है, परिवर्तन यानी कि बदलाव, और परिवर्तन के पहले पदार्थ क्या था, परिवर्तन के बाद पदार्थ क्या होता है, उसी के पहलू को हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हमको परिवर्तन जानना पड़ेगा। तो परिवर्तन दोस्तों दो प्रकार के बांटे गए हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन यानी दोस्तों भौतिक कहते किसे, उसका भौतिक अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब होता है जब उसका रंग अथवा अवस्था या आकार में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि जल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जल, पानी। देखिए दोस्तों पानी के तीन अवस्थाएं होती है। पानी, जल जो है वह द्रव के रूप में भी रहता है, ठोस के रूप में भी रहता है, और गैस के रूप में भी रहता है। तो द्रव को जल बोलेंगे, ठोस को बर्फ बोलते हैं, और जो गैस होता है उसको बोलते हैं वाष्प। ये तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं जल के। तो इसी के आधार पर हम समझते हैं कि क्या ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में आपको याद रखना है कि जो पदार्थ परिवर्तन के पहले था वही पदार्थ परिवर्तन के बाद भी रहता है, लेकिन उसके अवस्था में बस परिवर्तन हुआ रहता है, न कि उसके द्रव्यमान में। मतलब अगर पदार्थ परिवर्तन के पहले ए था तो परिवर्तन के बाद भी वो ए ही होगा। परिवर्तन के पहले ए था मतलब जिस पदार्थ, जो भी पदार्थ था परिवर्तन के बाद भी वही पदार्थ बनेगा। इसका द्रव्यमान अगर 12 ग्राम है तो इसका द्रव्यमान भी 12 ग्राम ही होगा। उसके द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान या भार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, बस उसके रंग और रूप में परिवर्तन होता है। रंग और रूप, रंग और रूप में कैसे? देखिए जल को जब हम गर्म करते हैं, अगर मैं गर्म कर दूं तो बन जाएगा यहां पे गैस यानी कि वाष्प। जल को गर्म करने से वाष्प बनता है, और वाष्प को जब ठंडा किया जाता है, ऐसे लिख देता हूं, वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो वापस से वह जल बन जाता है। तो देखिए क्या यह भौतिक परिवर्तन है? बिल्कुल है, क्योंकि
जल का अणु सूत्र H2O है, वाष्प का भी H2O ही है। उसके संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, यानी कि दोनों के संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। बस परिवर्तन हुआ है उसके रूप में। देखिए यहाँ जल के रूप में है तो यहाँ वाष्प के रूप में है, रूप में ही परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ अगर हम इस परिवर्तन के कारक को, यहां पे कारक या फिर कारण क्या होता है? कारण दोस्तों ये गर्म करने पर और ठंडा करने पर, ये जो है ये 2 कारक हैं या फिर एक कारण है। अगर उस कारण को निकाल दिया जाए तो वापस वह पदार्थ अपने पहले वाले स्थिति में आ जाता है। यानी कि अगर जल को गर्म करेंगे तो वाष्प बनता है, और अगर उस गर्म को निकाल दिया जाए यानी कि ठंडा कर दिया जाए तो वो वापस जल बन जाता है। यानी कि यह एक अस्थायी प्रक्रिया है, स्थायी नहीं है। जल से वाष्प बना तो वाष्प से जल भी बनता है, इसीलिए यह एक अस्थायी प्रक्रम है। इस प्रक्रम में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। ए को A1 बनाया जा सकता है, A1 को वापस A भी बनाया जा सकता है। तो यहां पे ये पहला था। उसी प्रकार से आप वो भी देख सकते हैं, बर्फ से वाष्प कैसे बनेगा। बर्फ से वाष्प कैसे बनेगा? वाष्प है, जल से देख लेते हैं, जल को जब ठंडा किया जाता है तो बर्फ बनता है। अब बर्फ को फिर से गर्म किया जाएगा तो जल बनेगा। तो दोस्तों यही प्रक्रम है, इसी प्रक्रम को आप समझना, यही उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। तो भौतिक परिवर्तन क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन यानी कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के सिर्फ अवस्था में ही परिवर्तन होता है, न कि उसके संगठन में, तथा उसको विपरीत प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। एक और एग्जांपल जैसे देख सकता हूं, दूसरा एग्जांपल, जैसे अगर मैं एक जल में अगर मैं शक्कर को मिला दूं, शक्कर या फिर नमक को अगर मैं मिला दूं तो पूरी तरीके से उसमें घुल जाता है। हम लोग को शक्कर पानी मिल जाएगा, हम लोग को नमक का पानी मिल जाएगा, एक शरबत बन जाता है। तो क्या हम वही शक्कर को फिर से प्राप्त कर सकते हैं घुलने के बाद? जी हां। पहले आप जो घोल है नमक और पानी का, उस घोल में से अगर उसको गर्म करें तो उससे क्या होगा? नमक तो वाष्पित होगा नहीं, होगा तो सिर्फ जल का वाष्पीकरण होगा और सिर्फ नमक ही शेष बच जाएगा या शक्कर ही शेष बच जाएगा। यानी कि इस प्रक्रम को हम वापस पहले कंडीशन में लेके आ पा रहे हैं, यही भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों यही है भौतिक परिवर्तन। इसमें पदार्थ A है तो परिवर्तन के बाद भी A ही रहेगा, बस उसके रंग और रूप में ही परिवर्तन होगा, यही भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे। ये रासायनिक परिवर्तन अब क्या होता है? जस्ट उल्टा। रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों जो पदार्थ पहले था वह बाद में वही नहीं रहता, बल्कि उसके संगठन में, उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रकरण को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि अगर पदार्थ A है तो रासायनिक परिवर्तन अगर है तो वह B में चेंज हो जाएगा। मतलब परिवर्तन के पहले जो पदार्थ था, परिवर्तन के बाद वह पदार्थ नहीं रहेगा। परिवर्तन के बाद मूल पदार्थ, यहां पे अगर A मूल पदार्थ है अगर मूल पदार्थ, तो परिवर्तन के बाद मूल पदार्थ से बना यह B जो एक नया पदार्थ होगा, और इस पदार्थ का गुण या प्रॉपर्टी A से पूरी तरीके से अलग होगा। यानी कि B A के बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होगा जिसमें किसी पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है और उसको वापस विपरीत प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां इसको मिटाने के बाद मान लीजिए कि मैं मैग्नीशियम को जलाता हूं। मैग्नीशियम को जब जलाऊंगा तो क्या होगा? दोस्तों मैग्नीशियम को जब जलाते हैं यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, सीधा सीधा बात है। यहां ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहां पे 2 चाहिए, तभी तो ऑक्साइड बनेगा, 2MgO।
यानी कि यहां मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। यानी कि मैग्नीशियम देखिए यहां पे प्रक्रम के पहले जो प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रम के बाद चेंज हो गया है, और चेंज हो जाने के बाद मैग्नीशियम का एक ऑक्साइड ही बनता है। इसको गर्म करने पर गर्म करने का चिन्ह ये होता है, ये देखिए त्रिभुज का जो चिन्ह है वो गर्म करने का चिन्ह होता है। तो गर्म करने के बाद ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है, जो सफेद पाउडर के रूप में हम लोग को प्राप्त हो जाता है। मैग्नीशियम का एक तार लेता हूं, उसको मैं जब गर्म करूंगा तो वह एक सफेद पाउडर के रूप में बदल जाएगा और वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। और यह प्रक्रम जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, उससे मैग्नीशियम पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाने के बाद, उसको जल जाने के बाद मैग्नीशियम को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि भौतिक परिवर्तन में A इज इक्वल टू बी, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में A इज नॉट इक्वल टू बी। ये होता है बस डिफरेंस, आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन का कुछ और उदाहरण है, जैसे दूध का दही बनना। क्या आप दूध से दही बना लेते हैं? बिल्कुल। क्या दही से भी दूध बना लेते हैं? नहीं, आप दही से दूध नहीं बना सकते। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लग जाता है तो वापस उससे शुद्ध लोहा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। यानी कि यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यही होते हैं। एक चीज जो पूछता है आपको, जो मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में प्रमुख अंतर हम लोग देख लेते हैं। अंतर क्या है? अंतर इस साइड में लिख लेते हैं भौतिक परिवर्तन, और इस साइड में लिख लेते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। इन दोनों में क्या अंतर है? और अंतर जो है कि कुछ कारकों के आधार पर हम लोग देखेंगे। ये जो अंतर देखेंगे कुछ कारकों के आधार पर देखेंगे। सबसे पहला एक कारक हम लोग देखते हैं, वो है अवस्था के आधार पर या फिर संगठन के आधार पर। संगठन मतलब देखिए, भौतिक परिवर्तन जब होता है, भौतिक परिवर्तन के इस प्रक्रम में यहां A इज इक्वल टू बी लिख देता हूं, और यहां पे मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में दोस्तों संगठन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। पदार्थ परिवर्तन के पहले जो था, परिवर्तन के बाद भी वही रहता है। इसलिए यहां संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ वही का वही रहता है। जबकि इसकी बात करें तो संगठन में परिवर्तन हो जाता है, संगठन बदल जाता है। ये पहला एक हम लोगों ने देखा। दूसरा, संगठन के बाद हम लोग क्या देखेंगे? संगठन के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों स्थायित्व। स्थायित्व का क्या मतलब होता है? स्थायित्व का मतलब होता है दोस्तों कि अगर पदार्थ को वापस प्राप्त किया जा सकता है तो हम लोग उसको अस्थायी बोलते हैं। और अगर जैसे मैग्नीशियम को जलाने के बाद हम लोग को उसके ऑक्साइड मिले, दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। यानी कि यह एक स्थायी प्रक्रम है। दूध से दही बन गया तो आप उसको वापस दूध नहीं बना सकते, इसको बोलते हैं स्थायी प्रक्रम। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? एक स्थायी तो होगा, स्थायी प्रक्रम होगा, और यह एक अस्थायी प्रक्रम होता है, क्योंकि इसमें वापस हम अभिकारक को प्राप्त कर सकते हैं। भार के आधार पर देखेंगे, भार में कोई परिवर्तन नहीं, भार इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें भार चेंज होता है। हाँ, यस, हाँ, इसमें भार चेंज हो जाता है। नया पदार्थ, नए पदार्थ के हिसाब से देखा जाए तो वही संगठन के हिसाब से इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ भौतिक में नहीं बनता है, जबकि इसमें बनता है। और 5 सबसे लास्ट वो होता है ऊष्मा और प्रकाश।
ऊष्मा और प्रकाश के आधार पर बोला जाए तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, इसमें न तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और न ही अवशोषित होती है। उत्सर्जित कहने का मतलब जब एक भौतिक परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के पहले जो स्थिति है उसके बाद अगर ए बी में चेंज हो रहा है तो उसमें न ऊष्मा निकलती है, मतलब न वातावरण में ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है और न वातावरण से ऊष्मा ली जाती है, जिसको बोलते हैं अवशोषण। तो ऐसा कोई प्रक्रम इसमें नहीं होता है, उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है, इसमें होता है। दोस्तों इसको आप इस तरीके समझ सकते हैं कि अगर एक पदार्थ ए है वह चेंज हो रहा है बी में, तो हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़े थे कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो अगर ए बी में चेंज हो रहा है और न ऊष्मा अवशोषित हो रही है न ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो किसी भी चीज की न हानि हो रही है न हम लोग किसी चीज का फायदा हो रहा है, यानी कि पदार्थ ए और बी तो वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर ऊष्मा निकल जा रही है या प्रकाश निकल जा रहा है तो यहां पे हम लोग को ऊष्मा की हानि हो रही है, क्योंकि निकल रहा है तो हम लोग जो बी प्राप्त कर रहे हैं वह अलग ही होगा, उसकी ऊर्जा कम ही होगी। अगर उत्सर्जन है तो, अवशोषण है तो उसकी ऊर्जा ज्यादा ही होगी, यानी कि पदार्थ से चेंज हो ही जाता है। तो उसी को बोलते हैं प्रकाश या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है रासायनिक प्रक्रम में, जबकि भौतिकी में यह नहीं होता है। तो ये प्रमुख अंतर थे। आई होप कि आप लोगों को ये अंतर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मेंस के दृष्टिकोण से इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो असलियत में रासायनिक अभिक्रिया तो क्या होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। रासायनिक अभिक्रिया अगर आपको पूछा जाए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसको समझाइए, तो आप क्या लिखेंगे उसमें? इतना कुछ लिख सकते हैं, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। लेकिन एक विशेष परिभाषा जो मैं आपको देना चाहूंगा इसमें वह है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रम को, इस परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों? दो या दो से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ है तो कैसे चलेगा? दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ जब बनता है, ए से बी जब बन जाता है तो इस प्रक्रम को बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। एग्जांपल के तौर पे मैं नौसादर ले लेता हूं। नौसादर आप लोगों को पता होगा NH4, इसको अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। और उसमें मैं अगर चूने को मिला देता हूं, CaO, चूना, ये चूना है, ये नौसादर है, इसमें थोड़े से अमोनिया की गंध आती है नौसादर में, क्योंकि यह अमोनिया है इसमें। तो अगर नौसादर और चूने को आपस में मैं क्रिया कराता हूं तो क्या बनेगा? सबसे पहला तो कैल्शियम और ये Cl2, यहां पे दोस्तों ऐसा लिख देता हूं, NH4Cl है तो यहां पे CaCl2 लिख देता हूं, क्योंकि यहां का कैल्शियम का 1 और यहां पे Cl का 2 प्लस। पानी यहां पे निकलेगा तो H2O, और उसके बाद यहां पे निकलता है होगा अमोनिया NH3। संगठन देखिए थोड़ा सा, कैल्शियम 1 है इस साइड में। अब यहां पे आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैं संतुलित करके दिखाऊंगा, शायद ये गलत भी है तो सही करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक नौसादर और चूने को आपस में प्रक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, पानी निकलेगा और एक नया गैस बनेगा, इसको बोलते हैं अमोनिया गैस। और ये जो अमोनिया गैस है वह अमोनिया गैस की गंध बहुत ही तीक्ष्ण होती है। तो यह एक रासायनिक प्रक्रम है, इसी को एक रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे नया पदार्थ बन रहा है, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ ये जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिवर्तन। ये परिवर्तन का साइन है दोस्तों, ये जो है ये परिवर्तन का साइन है। और परिवर्तन के पहले जो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक यानी कि यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और चूना दोनों अभिकारक हैं, और परिवर्तन के बाद जो नए पदार्थ बनेंगे उसको बोलते हैं उत्पाद।
या फिर प्रतिफल। अभिकारक और उत्पाद या फिर प्रतिफल, यह है दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के सबसे पहले हम गुण के बारे में पूछ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण क्या है, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? तो रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहला दोस्तों, इसमें अभिकारकों का आणविक द्रव्यमान और उत्पादों का आणविक द्रव्यमान दोनों समान होना चाहिए। समान होना चाहिए मतलब क्या? देखते हैं, ये उत्पाद है, उनका आणविक द्रव्यमान यहां कैल्शियम का कितना है? 1 है, कैल्शियम का 1 है, तो यहां पे भी 1 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहां क्लोरीन के देखिए 2 है, यहां पे 2 क्लोरीन है, तो यहां पे 2 क्लोरीन, बिल्कुल सही, ये भी हो गया। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे H2 और यहां पे H 3 और 2 6, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 है टोटल, हाइड्रोजन के 8 है। क्या हमारे यहां पे भी हाइड्रोजन के 8 है? बिल्कुल है। देखिए यहां पे 2H4 यानी 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के 4 भी हो गए, मतलब ये सही है। लास्ट में देखिए यहां पे ऑक्सीजन का 1 है, हाँ ऑक्सीजन का 1 है, ये भी सही है। आणविक द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन के 2 हैं, यहां पे नाइट्रोजन के 2 हैं। इसका यह मतलब है दोस्तों कि हम लोग का यह सूत्र बिल्कुल सही है, यह हम लोग का बिल्कुल सही सूत्र है, और इसमें अभिकारकों के आणविक द्रव्यमान और उत्पादों के आणविक द्रव्यमान समान है। यह एक सही रासायनिक अभिक्रिया है। साथ ही साथ इसमें या तो ऊष्मा निकलती है या तो ऊष्मा अवशोषित होती है। ये दूसरा गुण हो सकता है। पहला गुण क्या? पहला गुण आणविक द्रव्यमान के बारे में बताया मैंने आपको, आणविक द्रव्यमान के बारे में। दूसरा मैंने आपको बताया ऊष्मा के बारे में, या तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है इस प्रकरण के दौरान या तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और सबसे लास्ट जो गुण होगा वो है कि अभिकारकों का जो गुण होगा, चाहे वो भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण, वह उत्पादों के भौतिक अथवा रासायनिक गुणों से अलग होता है। यानी कि अभिकारक और उत्पाद आपस में बराबर नहीं होंगे, सिर्फ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों यह है एक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है मैंने आपको बताया, रासायनिक अभिक्रियाओं में आप कितना कुछ मैंने आपको बताया वो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। एक एक चीज जो मैंने आपको बताई वो एग्जाम में आप लिख सकते हैं अच्छे से। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, उसके सूत्र मैंने आपको बताया, रासायनिक अभिक्रिया के गुण भी मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं कितनी